हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी गेम पर। आज की क्लास के अंदर हम नॉन मेटल्स और मेटल्स की कुछ केमिकल नेचर के बारे में और साथ में जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं किस तरह से फॉर्म होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमें स्टार्ट करना है आज नेचर ऑफ मेटल्स। उससे पहले थोड़ा सा इस जो हमारी सीरीज बनी हुई है जिसे आप जानते हैं, पहले चैप्टर के अंदर आपने इसके बारे में पढ़ा है, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज को एक बार आप राउंड अप कर लें। क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज? जिसमें मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग रखा गया है, उनके रिएक्शन के रेट के हिसाब से या रिएक्शन के ऑर्डर के हिसाब से रखा गया है। उनकी सक्रियता श्रेणी, जिसे हिंदी में हमने बोला था, सक्रियता श्रेणी को एक बार आप देख लें, एक बार याद कर लें, जिससे आपको इनके नेचर को, इनकी जो गुण हैं उनको समझने में आसानी होगी। ये आपकी सक्रियता श्रेणी है, रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है जिनके हिसाब से हम उन्हें मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। तो उनमें सबसे बड़ी बात आती है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, जिसे हिंदी में बोला जाता है विद्युत धनात्मकता। क्या होती है विद्युत धनात्मकता या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर? क्या होता है हम सभी जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कि हम तीन एलिमेंट्स के बारे में जो इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर दिए गए हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये तीन एलिमेंट इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर दिए गए हैं। इसके बारे में जो आपको प्रॉपर्टी बताई जाएगी उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे आपके 5th चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं जो मैंने यहां पर तीन एलिमेंट लिखे हैं वो ये हैं। तो इनका जो एटॉमिक नंबर है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल वो है 11, 12 एंड 13। तो एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 11, 12 और 13। तो इनके बारे में क्या डिटेल आती है निकल के, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर या विद्युत धनात्मकता कहते किसको हैं? तो देखिए जब हम बात करते हैं सोडियम की, जिसका जो विन्यास है वो होता है 281। विन्यास के बारे में भी आप डिटेल में देखेंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ अलग अलग कक्ष हैं, कुछ अलग अलग सेल्स हैं जिनके अंदर ये जो जितने जिसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इस तरह से हम उन इलेक्ट्रॉन्स को बांटते हैं, जिसके बारे में आप पूरे डिटेल में देखेंगे आपके 5th चैप्टर के अंदर। तो ये हमने इनका बंटवारा किया है इलेक्ट्रॉन्स का। तो आप देख सकते हैं अंतिम कक्ष जो है हमारा, लास्ट जो सेल है, जिसे बोला जाता है वैलेंस सेल। वैलेंस सेल जिसे बोला जाता है, इसके अंदर लास्ट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हैं। तो अगर हम इसे ऐसे लिख दें +1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है और इसका जो विन्यास बनेगा वो बनेगा 2-8। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है कि जितनी भी धातुएं हैं वो सभी अपने आसपास की नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, नोबल गैस मतलब जो हमारे 18वें वर्ग के 18वें ग्रुप के जो एलिमेंट है, 18th ग्रुप जो है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए उन्हें जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़े मेटल्स को, उतने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करते हैं, और उसके बाद उनके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। आप देख सकते हैं इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करता हूं जो है हमारा नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10 और इसका विन्यास होता है 2-8। यहां पर 2-8 है, यहां पर 2-8 है। कहने का मतलब क्या है कि सोडियम पूरी कोशिश कर रहा है कि वो नियोन के विन्यास को, नियोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर सके, ऑब्टेन कर सके। इसके लिए उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है। एक जितने भी इलेक्ट्रॉन जिसमें से निकाले जाते हैं उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारे सोडियम की। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का जो विन्यास होता है वो होता है 28212, इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसमें से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या देखेंगे 2-8 इसकी कंफिगरेशन रह जाती है। जब 2-8 इसकी कंफिगरेशन रह जाती है तो उस सिचुएशन में ये मेटालिक प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। तीसरी सिचुएशन हम देखते हैं एल्युमिनियम की, जिसका विन्यास होता है 283, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले जाते हैं। तो कुल मिला के हम क्या कहते हैं, जिसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही अच्छा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो ही मेटालिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, वही मेटालिक नेचर दिखाएगा। इसका मतलब यह है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन को निकालने की शक्ति होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी होगी, वो मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अब इसके अंदर आप एक एक एलिमेंट को देखें जिसको रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर रखा गया है। एक एक एलिमेंट की अगर हम डिस्कशन करें तो ये है पोटाशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। ये एक आप थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है यहां पर, इसको ध्यान से समझना है। इसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जाती है, ये बात आप सभी जानते हैं। सबसे ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव है। बात ये आती है निकल के हाइड्रोजन को इस कैटेगरी में क्यों रखा गया है। देखिए हाइड्रोजन जिसका विन्यास 1 होता है उसको H पॉजिटिव आयन में 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके बदला जा सकता है, जो कि इसके मेटालिक नेचर को शो करता है, जो कि यह बताता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक हाइड्रोजन मेटालिक प्रॉपर्टी, धात्विक प्रकृति को दिखाता है। इसके ठीक विपरीत, ये तो हमारी बात हो गई धातुओं की, मेटल्स की। इसके ठीक विपरीत बात आती है अधातुओं की, नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर में। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसे विद्युत ऋणात्मक बोला जाता है। विद्युत ऋणात्मक ये क्या होते हैं, ये होती हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। इसके बारे में भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आप 5th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में। क्या होता है इसके अंदर, देखिए बात करते हैं हम। अगर हम बात करें आपके नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, इसका है 8 और इसका है 9। इनके अगर हम विन्यास की बात करते हैं तो इसका विन्यास होता है 2 और 5, इसका विन्यास होता है 2 और 6 और इसका विन्यास होता है 2 और 7। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम, इस सिचुएशन के अंदर आप देख सकते हैं कि इसको अगर अपने आसपास की नोबल गैस की जो विन्यास है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसको अगर प्राप्त करना है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब इसके ऊपर आपको 3 नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। उसी तरह से ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, फ्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। कहने का मतलब ये है जितनी भी अधातु हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं जिसके भी ऊपर आपको, जिस भी एलिमेंट के आयन के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे, जिसके भी ऊपर आपको नेगेटिव आवेश, ऋणात्मक आवेश दिखाई दे, वो अधातु की प्रॉपर्टी को, अधातु के प्रकृति को दिखाता है। तो दोनों एक दूसरे के चार्ज में ठीक उल्टे हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर इनके हम इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी को कैसे शो करेंगे। ये है आपका नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं +3 इलेक्ट्रॉन और यहां से ये नाइट्रोजन 3 नेगेटिव बनाएगा। उसी तरह से, लेकिन यहां पर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2-8। इसी तरह से अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवा देंगे तो ये बना देगा ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव और जिसकी विन्यास हो जाएगा 2-8।
और इसके अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन हम गेन करवा देंगे तो ये हो जाएगा 2-8 की विन्यास के साथ F नेगेटिव, जो कि हमें ये बता रहा है कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो अधातु की प्रॉपर्टी को दिखाएगा। हम जानते भी हैं कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सभी अधातुएं होती हैं। तो बात आती है, जो अंतिम बात है हमारी वो है आयनिक कंपाउंड्स की, आयनिक यौगिकों की, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी निकल के आती है इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर। एक तरफ हम बात कर रहे हैं सोडियम की और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं Cl की। इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका एटॉमिक नंबर है 17। इसका जो विन्यास है वो है 281, इसका जो विन्यास है वो है 287। इसके आसपास जो नोबल गैस आपकी पड़ेगी जिसकी विन्यास को ये प्राप्त करना चाहेगा वो होगी नियोन, जिसका विन्यास है 28। इसके आसपास आर्गन होगी जिसका विन्यास है 288, आर्गन और ये नियोन। तो क्या हो सकता है कि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाले मतलब Na पॉजिटिव बनाए, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करे मतलब Cl नेगेटिव बनाए। अगर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ये NaCl नाम का जो कंपाउंड बनता है सोडियम क्लोराइड, जिसके बारे में आप सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं डिटेल में, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जो कंपाउंड बना, याद रखिए जितना पॉजिटिव चार्ज, जितना धनात्मक आवेश उतना ही नेगेटिव चार्ज, उतना ही ऋणात्मक आवेश, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जो यौगिक बनाएंगे उस यौगिक को आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक उन्हें बोला जाता है। तो द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द अपोजिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या विच आर फॉर्म्ड बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, और हम जानते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनको आयनिक कंपाउंड बोला जाता है। और एक बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन यहां से बनता है हमारा कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब हम आयनिक कंपाउंड्स को हीट या मेल्ट करने की बात कर रहे होते हैं उसका मतलब है आपको हीट बहुत ज्यादा उनको देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का जो बल लगा हुआ है वो इतना ज्यादा लगा हुआ है जिसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा मात्रा में हीट देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। और जितनी ज्यादा ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी इसका मतलब उसका जो टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा आप टेम्परेचर दोगे। तो ये बात थी आयनिक कंपाउंड्स की, और कुछ जो हमारी प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जितनी भी प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी बची हुई हैं उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।